प्यारे बच्चों, हम लोग चोल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। चोल साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य रहा है जिसका शासन काल 15 वर्षों के आसपास तक रहा है। बहुत लंबा पीरियड रहा है इनका, इसलिए इसका अध्ययन हम लोग प्राचीन काल में भी करते हैं और पूर्व मध्य काल में भी करते हैं। प्राचीन काल की अगर बात करें तो इसमें 300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी के बीच में इनका समय माना जाता है, जो इनका आरंभिक काल है। इसके बाद फिर चोल वंश का अंधकार युग शुरू होता है, जो 300 ईस्वी से लेकर के 850 ईस्वी तक है, और फिर इसका पुनः उत्थान होता है, जिसका हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में अध्ययन करते हैं 850 ईस्वी में, जब विजयालय के द्वारा इसका पुनः उत्थान किया जाता है। दक्षिण भारत में 6वीं और 8वीं सदियों के बीच बहुत से शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे पल्लव और पांड्य, जो आधुनिक तमिलनाडु पर राज्य करते थे। आधुनिक केरल में चेर थे और चालुक्य महाराष्ट्र या दक्कन पर राज्य करते थे। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्ष को हराया था और उसे दक्कन की ओर अपने राज्य का प्रशासन करने नहीं दिया था। चोल साम्राज्य का उदय 9वीं सदी में होता है। उसने पारद्वीप के एक बड़े भाग को अपने अधीन कर लिया। चोलों ने एक शक्तिशाली नौसेना का विकास किया, जिसके बल पर उन्होंने श्रीलंका और मालदीव के द्वीपों को जीता था। चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत के इतिहास का चरम बिंदु कहा जा सकता है। अगर चोल साम्राज्य के उदय की बात करें बच्चों, तो चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे। पहले पहलवों का ये सामंत रह चुके थे। उसने 850 में तंजावुर पर कब्जा कर लिया था। 9वीं सदी के अंत तक चोल कांची के पल्लवों को भी हरा चुके थे और पांड्यों को भी कमजोर कर चुके थे, और इस तरह दक्षिण तमिल भूमि, जिसे टोंडमंडल कहते हैं, उस पर उनका अधिकार हो गया था। मगर राष्ट्रकूटों से अपना बचाव करने के लिए चोलों को लोहे के चने चबाने पड़े। 965 में कृष्ण तृतीय की मृत्यु और राष्ट्रकूट साम्राज्य के पतन के बाद 2 सदियों तक दक्षिण भारत में चोलों का वर्चस्व बना रहा। राजराज और राजेंद्र प्रथम का अगर युग की बात करें तो चोल राजाओं में सबसे महान राजराज, इनका समय 985 से 1014 ईस्वी तक होता है, और फिर उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम, जो 1014 से 1044 तक इनका समय था। उसने मदुरई को जीता, पांड्य राजा को बंदी बनाया, उसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और उसके उत्तरी भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये कृत्य उसकी इच्छा से प्रेरित थे कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से होने वाले व्यापार को वह अपने अधीन लाए। कोरोमंडल तट, मालाबार और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार के केंद्र थे। मालदीव की विजय उसके नौसैनिक कारनामों में से एक थी। राजराज ने कर्नाटक के गंग साम्राज्य के पश्चिमोत्तर भागों पर भी अधिकार किया और वेंगी को हराया था। राजेंद्र प्रथम अपने पिता के जीवन काल में ही युवराज बन गया था तथा सिंहासन पर बैठने से पहले ही प्रशासन और युद्ध का काफी अनुभव प्राप्त कर चुका था। पांड्य और चेर क्षेत्रों को पूरी तरह रौंद कर और उनको अपने साम्राज्य में मिलाकर राजेंद्र प्रथम ने राज के विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाया। श्रीलंका की विजय का कार्य भी पूरा हुआ तथा श्रीलंका के राजा और रानी के मुकुट और राज चिन्ह पर कब्जा कर लिया गया। अगले 50 वर्षों तक श्रीलंका चोलों के नियंत्रण से मुक्त न हो सका। राजराज और राजेंद्र प्रथम ने अपनी विजय के पहचान के रूप में विभिन्न स्थानों पर शिव और विष्णु के अनेक मंदिर बनवाए। इनमें सबसे प्रसिद्ध तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर था, जो 1010 में पूरा हुआ। चोल राजाओं ने इन मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख लिखवाने की प्रथा चलवाई, जिनमें अनेक विजय के ऐतिहासिक वृतांत दिए जाते थे। यही कारण है कि चोलों के बारे में हम उनके पहले के राजाओं की अपेक्षा काफी अधिक जानते थे। कलिंग के रास्ते बंगाल तक का अभियान राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के सबसे उल्लेखनीय कृत्यों में से एक था। इसमें चोल सेनाओं ने गंगा नदी पार करके 2 स्थानीय राजाओं को हराया। एक अभियान जिसका नेतृत्व एक चोल सेनापति ने किया था।
1022 में चलाया गया और उसमें उसी रास्ते को उल्टी दिशा से अपनाया गया जिसे महान विजेता समुद्रगुप्त ने अपनाया था। इस विजय की स्मृति में राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोल, गंगा का चोल विजेता की उपाधि धारण की थी। उसने कावेरी नदी के मुहाने के पास अपनी नई राजधानी बनाई और उसका नाम गंगई कोंड चोलपुरम अर्थात गंगा के चोल विजेता का नगर रखा। पुनर्जीवित हुए श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ नौसैनिक अभियान राजेंद्र प्रथम के काल का एक और उल्लेखनीय कारनामा था। श्री विजय साम्राज्य के शैलेंद्र राजवंश का शासक बौद्ध थे और चोलों से उनके सौहार्दपूर्ण संबंध थे। शैलेंद्र राजा ने महत्वपूर्ण बंदरगाही नगर नागपट्टम में एक बौद्ध मठ भी बनवाया था और उसके आग्रह पर राजेंद्र प्रथम ने मठ की देखभाल के लिए एक गांव दान में दिया था। भारतीय व्यापारियों की राह की बाधाएं दूर करने और चीन के साथ चोलों के व्यापार का प्रसार करने की चोलों की इच्छा प्रत्यक्ष रूप से दोनों के बीच संबंध विच्छेद का कारण थी। इन अभियानों के फलस्वरूप कदारम या कीडा तथा मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा के दूसरे बहुत से स्थान जीत लिए गए। चोल नौसेना इस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली रही और कुछ समय तक बंगाल के खाड़ी चोलों की झील बनी रही। चोल शासकों ने चीन में अनेक प्रतिनिधिमंडल भी भेजे। ये अंशतः कूटनीतिक और अंशतः व्यापारिक थे। चोल प्रतिनिधिमंडल 1016 और 1033 में चीन पहुंचे। 70 सौदागरों का एक चोल प्रतिनिधिमंडल 1077 में चीन गया और एक चीनी वृत्तांत के अनुसार कांच के समान कपूर, जरी के वस्त्रों, गेंडों, शिंगों, हाथीदांत आदि के रूप में दिए नजराने के बदले उसे ताम्र मुद्राओं के 81,800 मुद्राएं प्राप्त हुई। चोल राजा बराबर चालुक्यों से लड़ते रहे। उन्हें राष्ट्रकूटों की जगह ले ली थी। इन्हें परवर्ती चालुक्य भी कहते हैं और उनकी राजधानी कल्याणी में थी। वेंगी ये रायलसीमा को बोलते हैं। तुंगभद्र के दोआब उत्तर पश्चिम कर्नाटक के गंग शासित प्रदेश के नियंत्रण के लिए चोल और परवर्ती चालुक्य टकराते रहे। चोल राजाओं ने कल्याणी समेत चालुक्य नगरों को रौंदा और लूटा तथा ब्राह्मणों और बच्चों समेत जनता का नरसंहार किया। उन्होंने पांड्य प्रदेश में भी ऐसी ही नीति अपनाई और जनता को भयभीत करने के लिए सैनिक छावनियां बनाई। ये चोल साम्राज्य के इतिहास के लिए कलंक है। श्रीलंका के राजाओं की प्राचीन राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया था और वहां के राजा रानी के साथ कठोर व्यवहार किया था। जैसा कि हमने बताया, ये चोल साम्राज्य के लिए इतिहास के कलंक है। साम्राज्य भर के गांवों में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना चोल प्रशासन की उल्लेखनीय विशेषता थी। 12वीं सदी तक चोल साम्राज्य का फलना फूलना जारी रहा, पर 13वीं सदी के आरंभिक भाग में उनका पतन हो गया। अतः 14वीं सदी के आरंभ में दिल्ली के सुल्तानों ने उन्हें नष्ट कर दिया। चोल शासन और उनका स्थानीय स्वशासन। राजा पहले की तरह चोल प्रशासन में भी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। प्रशासन से बेहतर संकल्प बनाए रखने के लिए राजा प्रायः देश का दौरा किया करता था। चोलों के पास एक विशाल सेना थी जिसमें हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक थे। वेनिस का यात्री मार्को पोलो, जो 13वीं सदी में केरल आया था, कहता है कि राजा की मृत्यु पर उसके सभी अंगरक्षक उसी की चिता पर जल मरते थे। चोलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी जिसका मालाबार और कोलोमंडल तट तथा कुछ समय तक बंगाल की पूरी खाड़ी पर वर्चस्व रहा। चोल राज्य में केंद्रीय नियंत्रण वाले क्षेत्र थे तथा विभिन्न प्रकार के स्थानीय नियंत्रण वाले ढीले ढाले प्रशासन वाले क्षेत्र भी थे। ब्राह्मणों और मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमियों का आकार बढ़ा और इन्होंने भी कृषि के प्रसार में सहायता पहुंचाई। दक्षिण तमिल या चोल प्रदेश में नाडुओं को मिलाकर के वलनाड बनाए गए। चोल राज्य को 4 मंडलों में बांटा गया था। कभी कभी राजकुमारों को प्रांतों का अधिपति बना दिया जाता था। अधिकारियों को राजस्व मुक्त भूमियों के रूप में पारिश्रमिक दिए जाते थे। चोल राजाओं ने राजमार्गों का एक जाल बिछा दिया जो व्यापार के लिए उपयोगी था और सेना की गति के लिए भी। चोल साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ तथा कुछ ऐसे विशालकाय व्यापार संघों का उदय हुआ जो जावा और सुमात्रा से व्यापार करते थे। चोलों ने सिंचाई पर भी ध्यान दिया। भूकर के अलावा चोल राजाओं की आय व्यापार पर लगी चुंगी,
पेशों पर लगे करों तथा पड़ोसी क्षेत्रों के लूट पर भी आधारित थे। चोल शासक समृद्ध थे तथा वे नगरों को बसाने और मंदिरों समेत शानदार स्मारक बनाने का बोझ उठा सकते थे। चोलकालीन अभिलेखों के कारण हमें चोल साम्राज्य के ग्राम शासन के बारे में अधिक जानकारी है। हमें 2 सभाओं का ज्ञान है जिनको उर तथा सभा या महासभा कहा जाता था। उर गांव की आम सभा थे, लेकिन हमें आम सभा के कामकाज का अधिक ज्ञान है। यह ब्राह्मणों के गांवों में, जिनको अग्रहार कहा जाता था, वयस्क पुरुषों की सभा होते थे। ये ग्राम ब्राह्मणों से आबाद थे तथा इनमें अधिकांश भूमि राजस्व मुक्त होते थे। इन चोल गांवों में प्रचलित स्वशासन एक बहुत सुंदर व्यवस्था थी। चोल शासन घरेलू और विदेशी व्यापार में वृद्धि के साथ बढ़ते नगरीकरण का काल था। नागपट्टनम चीन, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के नाविकों और अरबों के लिए व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। दस्तकारी और गैर खेतीहर मालों का भी व्यापार बढ़ा। इसमें मंदिरों की भी सक्रिय भूमिका रही। सांस्कृतिक जीवन। बच्चों, अगर चोल शासन में भक्ति आंदोलन की बात करें तो इसमें भक्ति का भी विकास होता है। इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। इस आंदोलन का मंदिरों से गहरा संबंध था। चोल साम्राज्य के विस्तार और संसाधन के बल पर चोल राजाओं ने विशाल मंदिर बनवाए, जैसे तंजावुर, गंगईकोंड चोलपुरम, कांची इत्यादि। इन राजाओं के विशाल परिवार होते थे और विशाल महल भी, जिनमें भोजन कक्ष, लंबे चौड़े बाग और जीने आदि होती थी। चोल राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम आज तंजावुर के पास बसा एक छोटा सा गांव है। दक्षिण में मंदिर निर्माण की कला चोल राज्य में ही चरम पर पहुंचती है। इस काल में वास्तुकला की जो शैली प्रचलित हुई उसे द्रविड़ शैली कहा जाता है। मंजिलों की अगर संख्या की बात करें तो 5 से 7 तक होते थे और उनकी एक खास शैली थी जिसे विमान कहते थे। दीवारों में ऊंचे भव्य द्वार होते थे जिन्हें गोपुरम कहते थे। गोपुरम अधिकाधिक सुसज्जित हुआ करता था। आमतौर पर मंदिरों को अपने खर्च के लिए राजस्व भूमि दान में मिल जाती थी। उन्हें धनी सौदागरों से भारी भारी दान मिलते थे। कुछ मंदिर तो इतने समृद्ध हो गए कि वे व्यापार करने, ऋण ब्याज पर देने और व्यापारिक उद्यमों में भाग लेने लगे। वे कृषि के सुधार, तालाबों और कुआं की खुदाई आदि पर तथा सिंचाई के डालियों की व्यवस्था पर भी धन खर्च किया करते थे। मंदिर निर्माण कला की द्रविड़ शैली का एक आरंभिक उदाहरण कांचीपुरम में 8वीं सदी का कैलाश मंदिर है। लेकिन इस शैली में सबसे सुंदर और सुसज्जित उदाहरणों में एक है तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, जिसे राजराज प्रथम ने बनवाया था। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं क्योंकि मंदिरों के दालानों में राजाओं और रानियों की मूर्तियां लगाना चोलों का कायदा था। गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर टूटी फूटी हालत में है, पर वह चोल काल की मंदिर निर्माण कला का एक और सुंदर उदाहरण है। दक्षिण भारत के अन्य स्थानों पर भी बड़ी संख्या में मंदिर बनवाए गए। चोलों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्यों ने और होयसलों ने मंदिर निर्माण का काम जारी रखा। धारवाड़ जिला और होयसल राजधानी हेलीविड्डू में मंदिर बड़ी संख्या में है। इनमें सबसे शानदार मंदिर होयलेश्वर मंदिर है, जिसे चालुक्य शैली कहा जाता है। यह उस शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। देवताओं और उनके स्त्री पुरुष सेवकों यानी यक्षों और यक्षिणियों की मूर्तियों के अलावा इन मंदिरों में सुंदर नक्काशी वाली पट्टिकाएं हैं जो एक व्यस्त जीवन का परिदृश्य प्रस्तुत करती हैं, जैसे नृत्य, संगीत तथा युद्ध और प्रेम के दृश्य। इस तरह जीवन धर्म से गहराई से जुड़ा था। आम आदमी के लिए मंदिर मात्र पूजा स्थान ही नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी था। इस काल में दक्षिण भारत में मूर्तिकला का स्तर बहुत ऊपर उठा। उसका एक उदाहरण श्रावणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशालकाय प्रतिमा है। मूर्तिकला का एक और पहलू छवि निर्माण था, जो शिव के नृत्य मुद्रा के रूप में, जिसे नटराज कहते हैं, अपने चरम पर जा पहुंचा। 6ठी और 9वीं सदियों के बीच नयनार और अलवार कहलाने वाले अनेक लोकप्रिय संत हुए जो क्रमशः शिव और भगवान विष्णु के उपासक थे। 12वीं सदी के आरंभिक भाग में इन संतों की रचनाओं को तिरुमुराई नाम से 11 जिल्दों में संकलित किया गया। इसे पवित्र माना जाता है और 5वां वेद समझा जाता है। कंबन को 11वीं सदी के उत्तरार्ध और 12वीं सदी के आरंभिक भाग का कवि माना जाता है। इस काल को तमिल साहित्य का स्वर्णयुग कहा गया। कंबन कृत रामायण को तमिल साहित्य का एक क्लासिक माना जाता है।
ऐसा समझा जाता है कि कंबन एक चोल राजा के दरबार में रहते थे। दूसरे बहुत से लोगों ने भी रामायण और महाभारत से विषय ग्रहण किए और इस तरह वे इन महाकाव्यों को जनता और पास ले आए। तमिल के बाद कन्नड़ इस काल में साहित्य की भाषा बने। राष्ट्रकूट, चालुक्य और होयसल शासक कन्नड़ और तेलुगु दोनों को संरक्षण देते थे। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने कन्नड़ में काव्यशास्त्र पर एक पुस्तक लिखे थे। कन्नड़ के विकास में अनेक जैन विद्वानों का भी योगदान रहा। पंपा, पुन्ना और रन्ना कन्नड़ काव्य के 3 रत्न माने जाते हैं। हालांकि वे जैन धर्म से प्रभावित थे, पर उन्होंने रामायण और महाभारत से लिए गए विषयों पर भी लिखा था। नन्नय्या ने, जो एक चालुक्य राजा के दरबार में रहते थे, तेलुगु में महाभारत की रचना की। उनके शुरू किए काम को 13वीं सदी में टिकन्ना ने पूरा किया। तमिल रामायण की तरह तेलुगु महाभारत भी एक क्लासिक रचना है जिसने बाद में अनेक लेखकों को प्रेरित किया। अनेक लोक विषय भी मिलते हैं जो संस्कृत पर आधारित नहीं है तथा जनता की भावनाओं और अनुभूतियों को प्रतिबिंबित करते हैं। उन्हें तेलुगु में देशी अर्थात ग्राम्य कहा जाता था। इस तरह हम देखते हैं कि 8वीं सदी से 12वीं सदी तक का काल दक्षिण भारत में क्षेत्रीय राज्यों के विकास और क्षेत्रीय एकीकरण का ही काल नहीं था, बल्कि यह संस्कृत विकास तथा व्यापार, वाणिज्य और कृषि के विकास का भी काल था। तो बच्चों, इस तरह से हमने चोल साम्राज्य की बात की आप लोगों से। अब जब हम अगली बार बात करेंगे तो 800 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच में जो आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा और धार्मिक विश्वास थे उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग फिर बात करेंगे। ये चोल साम्राज्य का विषय था जो प्राचीन काल से लेकर के और हमने मध्य युग तक कवर करने की कोशिश किया बच्चों। बहुत बहुत शुभकामनाएं।